देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर। उसके डिफरेंट केसेस हमने देखा था। इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा और फाइनाइट होगा तो क्या होगा। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो एप्लीकेशन ही चल रहा है किसका, बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सेकंड है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। पहला था इनफाइनाइट करंट करिंग कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है वो इससे आता है, तो कोशिश करना है कि डेरिवेशन भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में बताया है लेकिन डेरिवेशन वगैरह नहीं दिया गया। तो बायोट-सावर्त लॉ का जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसके कारण से, सर्कुलर आर्क। आर्क का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये सेंटर है और ये कोई सर्कुलर आर्क है, मतलब सर्कुलर आर्क कहने का मतलब होता है सर्कल का छोटा सा पार्ट। ठीक है, पहले हम इस सर्कुलर आर्क के लिए निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद सर्कल के लिए भी हम निकालेंगे। तो ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर का बात कर रहे हैं। जो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले वो कहाँ पे निकाले, सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं सर्कुलर आर्क का, उससे ही हम आगे सर्कुलर रिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ये सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क के लिए ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, सर्कुलर आर्क मतलब सर्कल का कोई पार्ट है, उसका एंगल कितना हो रहा है, अल्फा। अब ये अल्फा कुछ भी हो सकता है, 0 से 360 डिग्री के बीच में। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल बीच में जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 2 पाई, मतलब 360 डिग्री। तो अल्फा कुछ भी हो सकता है 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में। अब ये याद रखना है कि अल्फा रेडियन में होता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक तो जो एंगल होता है वो डिग्री में होता है और दूसरा रेडियन में। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो हम यहाँ पे रेडियन में मानते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि ये सर्कुलर आर्क है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और करंट का हमने डायरेक्शन मान लिया आई, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम अकॉर्डिंग टू द सर्कल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने लिया है करंट का डायरेक्शन ऐसा कुछ, तो ये कैसा हो गया, क्लॉक के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो हो गया। और हमें सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी सर्कुलर आर्क से, और किसके हेल्प से निकालना है, बायोट-सावर्त लॉ के हेल्प से निकालना है। तो अगर हम बायोट-सावर्त लॉ देखें तो dv इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट 4/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला बायोट-सावर्त लॉ का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट गिवन है यहाँ पे आई, तो हमें क्या क्या एज्यूम करना होगा। एक तो करंट एलिमेंट, याद करो जब क्लास में बताया था उसमें बताया था डीएल होता क्या है, करंट एलिमेंट, और करंट एलिमेंट हम करंट के डायरेक्शन पे ही एज्यूम करेंगे। और साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा आर और डीएल के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स हम याद रख सकते हैं। आई इज करंट है, डीएल क्या होता है, करंट एलिमेंट होता है, और साइन थीटा यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा में जो थीटा है वो एंगल किसके किसके बीच का होता है, एक तो करंट एलिमेंट डीएल और दूसरा आर जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला का हमें यूज करके देखना है। तो हम देखते हैं ये वाला सर्कुलर आर्क है जो अल्फा एंगल बना रहा है, और हमें ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से। तो हम क्या करते हैं, इस पे छोटा सा एक एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में ही हम एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं, डीएल। अब इस डीएल के लिए अगर हम देखें जरा यहाँ से, तो ये वाला डीएल के लिए एक पार्ट है, ऐसे अल्फा को हटा रहा हूँ यहाँ से भी, यहाँ से कुछ ऐसे एंगल बनेगा और यहाँ से एंगल अल्फा ऐसे। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं बोल देता हूँ, स्मॉल एंगल है ये वाला, स्मॉल एंगल, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ d5। इस एंगल का नाम क्या है, d5 बोल दे रहा हूँ। और जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस हम मान लेते हैं r। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है, तो यहाँ पे r।
और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसके बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोल देते हैं डी फाई। मतलब डी फाई इज द एंगल सबटेंडेड बाई डीएल। डीएल क्या है, करंट एलिमेंट। ये छोटा सा जो डीएल है वो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर से, तो वो कितना है डी फाई। अब देखते हैं जरा साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो साइन थीटा होता क्या है, थीटा इसमें होता है एंगल बिटवीन एल डीएल एंड आर। यही होता है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो करंट एलिमेंट तो ऐसे है और पोजीशन वेक्टर हमें देखते हैं यहाँ से कि करंट एलिमेंट ऐसे जा रहा है और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें ये करंट एलिमेंट ऐसा कुछ है और यहाँ पे है डीएल वेक्टर, डीएल वाला ये है, और पोजीशन वेक्टर कैसा है यहाँ से यहाँ, इनके बीच में एंगल। तो छोटा सा जो करंट एलिमेंट है उसको देखें और ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री। अगर किसी को दिक्कत है तो वो ऐसा कुछ मान ले, रिंग ऐसा कुछ जो सर्कुलर आर्क है वो मेरे फेस के ठीक सामने, ठीक है। और इस सामने से जब अगर हम देखेंगे तो सर्कुलर आर्क ऐसे है और पोजीशन वेक्टर उसके सेंटर पे। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल बनता है वो हम कितना बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं 90 डिग्री। ये याद रखना है कि सर्कुलर आर्क में जो डीएल करंट एलिमेंट है और जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच में जो बन रहा एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। और हम इस सर्कुलर आर्क का ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम कुछ लिख सकते हैं। देखो अगर तुम्हें पता होगा डी फाई अगर मैं लिखूं यहाँ से तो डी फाई क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्क लेंथ कितना है करंट एलिमेंट के इक्वल और रेडियस कितना है आर। तो यहाँ से डीएल किसके इक्वल आ गए, आर डी फाई के इक्वल आ गए। इसको हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे और साथ में हमें यहाँ से पता चल गया कि थीटा इक्वल टू क्या है पाई/2, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें सारा हम वैल्यू पुट करते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। आई भी कांस्टेंट है वो भी बाहर निकल जाएगा। अब देखो डीएल का वैल्यू क्या है यहाँ पे से आर डी फाई, तो हम यहाँ आर डी फाई पुट करेंगे, ठीक है। और साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1 और नीचे क्या है आर स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें आर होता क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये भी कितना है कैपिटल आर, तो यहाँ से आ गया ये कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है उस सबको बाहर निकाल देंगे और सारा हम सॉल्व कर सकते हैं। तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कांस्टेंट पहले से था, ये जो रेडियस है ये वाला डिस्टेंस पहले से कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, और ये डी फाई का इंटीग्रेशन होगा। और डी फाई का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो डी फाई यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, और ये वाला एंगल मैं पहले ही बता चुका हूँ अल्फा है, तो हम b को लिख सकते हैं यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन नीचे क्या होगा 4 पाई, और ये रेडियस कांस्टेंट है वो बाहर निकल चुका है, इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और डी फाई का इंटीग्रेशन अल्फा। तो b का फॉर्मूला यहाँ से ये वाला डेराइव हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद भी रखना है और साथ में कैसे डेराइव हुआ है वो भी याद रखना है। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, सभी लोग पेशेंस से जो भी पहले पढ़ाया जाता है इसको अच्छे से याद रखें, नहीं तो ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। और साथ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जिनको नहीं आता है, बायो वाले तो अच्छे से सीख लें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और जो मैथ्स वाले हैं उनका मैथ्स में हो रहा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वहां से सीख के यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर इसी पार्ट में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है डेराइव होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू अल्फा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर।
अगर कोई बोले इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन हम सबसे पहले देखें। ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने एज्यूम किया है यहाँ पे डीएल, इसका डायरेक्शन कैसा है, वैसा ही है जैसा करंट का डायरेक्शन होगा। और हमें आर ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे यहाँ पे और उससे डायरेक्शन बताएंगे। तो देखो करंट किधर जा रहा है, यहाँ से इधर, मतलब करंट थंब के डायरेक्शन में क्या होता है करंट, और हमारा जो पाम होता है इस पाम का ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता है। तो थंब जाएगा ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन होगा। एक बार फिर से देखो, थंब का डायरेक्शन कैसे, ऐसा कुछ, और पाम को हम नीचे लाएंगे क्योंकि पॉइंट ओ हमारा नीचे है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम कुछ ऐसा रखेंगे और इसके परपेंडिकुलर टू द पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, अंदर आया। तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले फिगर के लिए क्या होगा, इनवर्ड, क्योंकि हमने करंट ऐसा कुछ लिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं। हालांकि एक और रूल मैं अभी बताऊंगा जिससे हम करंट कैरिंग कंडक्टर जब सर्कुलर हो तो उसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो और इजिली सीख सकते हैं। तो पहले तो ये लिख लो, और ये जो फॉर्मूला आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर का है। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये तो हम फॉर्मूला याद रखेंगे, ये सबके लिए वैलिड है। सर्कुलर आर्क कुछ भी हो, चाहे वो सेमी सर्कल बन रहा हो, क्वाड्रेंट बन रहा हो, कंप्लीट सर्कल भी बन रहा हो, तो भी ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। सबसे इजी फॉर्मूला है ये याद रखना, इससे हम अलग अलग केस पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला केस हम एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, सर्कुलर आर्क क्या है, यहाँ पे सर्कल बन गया। सर्कुलर आर्क कैसा है, यहाँ पे सर्कल। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कल हो, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल जो हो वो कंप्लीट लूप बना रहा होगा। तो बताओ अल्फा किसके इक्वल होगा, ये अल्फा पूरा घूमेगा उस समय, तो सर्कल होगा तो अल्फा किसके इक्वल होगा, 2 पाई के इक्वल होगा कि नहीं। 360 डिग्री लिख रहे होंगे हम, और 360 डिग्री कितना होता है, 2 पाई। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और साथ में अल्फा की जगह मुझे क्या पुट करना होगा, 2 पाई। तो 2 से ये 2 टाइम्स आएगा और पाई से पाई कट गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर वायर क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2। ऐसे करके लोग याद करवाते हैं। मैं तो बोलूंगा बस ये फॉर्मूला याद रखो और बाकी तुम दिमाग लगा सकते हो। अगर कोई सर्कल पूरा कंप्लीट होगा तो अल्फा उस समय क्या होगा, 2 पाई। अब ऐसे तुम सर्कल का करोगे, फिर सेमी सर्कल का कोई पूछे वो भी बता सकते हो। सेमी सर्कल में अल्फा कितना होगा, सेमी सर्कल कितना एंगल बना रहा होगा, हाफ पार्ट बनाएगा, और हाफ पार्ट जब बनाएगा तो अल्फा कितना होगा, पाई होगा उसमें। तो सेकंड इसका क्या है, केस 2। केस 2 अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सेमी सर्कल बनना होगा। इफ करंट कैरिंग लूप कैसा हो, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के समय में अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा यहां से लेके यहां तक का वैल्यू, और वो कितना होगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई। तो अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और साथ में अल्फा का वैल्यू कितना पुट करें, पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं। किसी भी तरह का सर्कुलर आर्क कहने का मतलब सर्कल का कोई पार्ट या कंप्लीट सर्कल भी आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। और वो देख चुके हैं हम, कंप्लीट सर्कल के लिए अल्फा 2 पाई होता है, सेमी सर्कल के लिए अल्फा पाई होता है। ऐसे हम चाहे तो क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हैं, उस समय अल्फा कितना होगा, पाई बाई 2। जो एक क्वाड्रेंट बनता है सर्कल से वो कितना एंगल बनाता है, पाई बाई 2 बनाता है। ठीक है, तो हम चाहे तो वहां पे पाई बाई 2 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन निकालना एक तो मैं सिखाया हूँ, डायरेक्शन किससे निकल सकता है, राइट हैंड पाम रूल से। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि सर्कुलर वायर में थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट सा हो जाता है।
तो इसके लिए एक इजी सा है इसका डायरेक्शन निकालने का, वो होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, सीधा बोलते हैं हम उसको राइट हैंड थंब रूल। वो क्या होता है वो समझते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो ये सारा लिखने के बाद हम नीचे लिख सकते हैं, इसके लिखने के बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अगर कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप आएगा, जैसे अभी हमने देखा था कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल या आर्क, ऐसा कुछ भी हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैन बी फाइंड बाय, can be given by right hand thumb rule। ठीक है, कौन से रूल से हम बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है ना कि सिर्फ दो ही क्वांटिटी होता है, जिसमें से एक नोन होता है और दूसरा अननोन होता है। जैसे अगर हम बात करें करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, तो अभी जो हम सर्कुलर आर्क देखे थे उसमें हमें करंट का डायरेक्शन पता था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां से। कैसे करेंगे तो देखते हैं उसके लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप, ठीक है, और लूप वगैरह को समझना तो ऐसे समझो, जो हाथ में हम लोग वो पहनते हैं, बैंगल वगैरह पहनते हैं, वो कैसा होता है, सर्कुलर रिंग कैसा होता है, उससे हम एज्यूम करके समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लेते हैं ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो ऐसा है सर्कुलर लूप, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है और उसको हम ऐसे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो राइट हैंड थंब रूल में हमें दो चीज ध्यान रखना होता है, एक तो थंब का, और दूसरा इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ द फिंगर। ये अगर गोल घूमता है, देखो जैसे ये वाला है ऐसा कुछ, इसमें थंब गया तो ये गोल घूमेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कर्ल ऑफ द फिंगर। तो जैसे देखें यहाँ पे बोल रहा है कि ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, ऐसा लूप है और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, लेट्स अज्यूम दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये पीछे वाला पार्ट है और ये सामने वाला पार्ट है, मतलब ऐसा कुछ है, और यहाँ वाला पार्ट पीछे का है, जो तुम्हारे सामने दिख रहा होगा वो आगे का ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, करंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल करेंगे। अब देखो दो ही चीजें यहाँ पे, एक तो थंब है और दूसरा कर्ल ऑफ द फिंगर, जो सर्कुलर होगा। कर्ल ऑफ द फिंगर कैसा दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा। तो हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड को देखें, तो ये वाला अगर करंट है तो ये क्या देगा, थंब का डायरेक्शन क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी को। ये अगर कर्ल है तो ये वाला क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अगर मान लो हमारा सर्कुलर लूप ऐसे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें करंट ऐसा कुछ जा रहा है, और ये सामने वाला पार्ट है, तुम्हारे सामने जो पार्ट दिख रहा है उसका, तो हम कुछ ऐसे कर्ल को करेंगे। कर्ल को किए तो थंब इधर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में। अगर करंट इसमें आई है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इधर। मतलब ये लूप ऐसे रखा हुआ था तुम्हारे सामने, ठीक है, ऐसा। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हम कर्ल पे करंट को बैठाएंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। इस रूल को यूज करने के लिए सबसे अच्छे से ध्यान रखना कि हम राइट हैंड का यूज करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड का यूज करने लगे। राइट हैंड का यूज करेंगे तभी सही आंसर आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, अगर लूप हमारा कैसा हो, सर्कुलर हो, और उसमें तो अब हम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, ठीक है। एक करंट का डायरेक्शन देगा तो दूसरा पार्ट क्या देगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे समझो ये थंब है और ये हमारा कर्ल ऑफ द फिंगर, अगर ये कर्ल क्या है, करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड देगा। और वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, अगर ये करंट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड देने लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये चीज को लिख लो कि इफ डायरेक्शन ऑफ, इसके बारे में लिखवा रहा हूं, इफ डायरेक्शन ऑफ current is given by curl of fingers of right hand, curl of fingers of right hand, then
direction of thumb, then direction of thumb will give direction of magnetic field. ये ध्यान रखना और इसको कॉपी में लिखना. तो ये वाला जो भी रूल होता है ना, इसको हम ध्यान रख सकते हैं. सबसे इजी यही रूल है, राइट हैंड थंब रूल, जो हम कब यूज करते हैं, जब दो पॉइंट हो, दो क्वांटिटी हो, एक नोन हो और दूसरा अननोन. जैसे हम देखें यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमें पता था. अब ये ध्यान रखना, यहाँ वाला जो फिगर है, इस फिगर में मैं ऐसे कुछ बताया, मतलब करंट, ये सामने वाला पोर्शन है, ये सामने वाला पोर्शन है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब यहाँ से करंट अगर हम देखें तो करंट यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ वाले से बाहर. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मतलब वहां पे क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाएगा. अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया तो तुम्हें लगेगा कि ये कहीं पीछे वाला वायर तो नहीं है, ये आगे वाला. तो वहां पे थोड़ा अच्छे से फिगर बन के आता है जिसके अकॉर्डिंग तुम बता सकते हो. ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ सामने वाला पार्ट है. सामने वाला कर्ल ऐसा कुछ होगा तो थंब देखो अपने आप इधर आ जाएगा. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इस फिंगर को हम उल्टा घुमा सकते हैं, ऐसा तो घूम नहीं पाएगा. तो कर्ल ऑफ द फिंगर यही होता है कि हम अपने राइट हैंड के इस पार्ट को ऐसे कुछ करेंगे तो थंब का डायरेक्शन जिधर जा रहा होगा वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, या जो भी अननोन है वहां पे उसका. हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसा कुछ है तो ये थंब का डायरेक्शन है. ठीक है, अब वो इनवर्ड, आउटवर्ड, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो हम थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे. जैसे ये पीछे वाला पार्ट था तो ऐसे कर्ल हुआ था ऐसा कुछ, और ऐसे होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा. कभी भी इस वाले राइट हैंड थंब रूल में दिक्कत है तो करंट को देखना एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ बोलता है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं. ठीक है, तो ये रूल सभी को समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ. अभी तक डायरेक्शन निकालने के लिए मैं 3 रूल बता चुका हूं. तुम तीनों रूल में से किसी एक का यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द, जो इजी हो तुम्हारे लिए वो यूज कर सकते हो. लेकिन जो राइट हैंड थंब रूल है ये तभी हम यूज कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी हो, एक करंट और दूसरा मैग्नेटिक. ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं. अगर मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट है. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर जा रहा है. तो अब देखो हमारे पास दो पार्ट होता है, एक तो थंब होता है और दूसरा कर्ल ऑफ द फिंगर, जो ऐसा कुछ हो सकता है. तो हम देख लिए ना, करंट सीधा है तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कौन देगा, थंब देगा. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखो थंब ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यहाँ पे ऐसा गोल होगा यहाँ पे. तो उस गोल को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं. ठीक है, और इसमें डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे कुछ, देखो अंदर जाता हुआ और अंदर से ऐसे बाहर. ठीक है, तो ये भी हम डायरेक्शन बता सकते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये भी लिख सकते हो. अब देखो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं.
जैसे हमारे पास एक लूप है और वो कुछ ऐसा है, ठीक है, ऐसा कोई लूप है जिसका सेंटर यहाँ पे हो, ठीक है, और इसमें बताया गया है कि यहाँ पे ये ऐसा कुछ है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा। तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से फिगर बनाते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये वाला करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इसमें, देखो आई करंट इसमें गया, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा इसमें, उसके बाद ऐसे जाएगा और उसके बाद ऐसा कुछ जाएगा और ऐसे करंट फ्लो होते जा रहा है इसमें। क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ से करंट इसमें ऐसे कुछ फ्लो हुआ, ऐसे आया यहाँ पे और यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा कुछ करके ऐसा। तो ये वाला हमारा लूप है, जो ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट हमारा लूप है। लूप कहने का मतलब होता है जहां से करंट स्टार्ट हो, अगर वहीं पे एंटर और एग्जिट दोनों हो, जहां से एंटर कर रहा है वहीं पे एग्जिट करे, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहीं पे निकल रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लूप बोलते हैं। हालांकि इस लूप में पूरे में करंट फ्लो हो रहा है, तो एग्जिट और एंटर वाला बात ही नहीं, तो ये चीज ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अब बोला है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये वाला रेडियस दिया गया है a है और ये वाला रेडियस दिया गया है b, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस b है और यहां से यहां का डिस्टेंस a। तो हमें बताना है फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन चारों सेगमेंट ऑफ द वायर, जो भी सेगमेंट है, जैसे लास्ट क्लास में स्क्वायर वाला क्वेश्चन बताया था, उसमें 4 सेगमेंट थे, उसको हर एक को अलग अलग हम देखे थे। तो वैसे यहाँ पे एक सेगमेंट तो ये वाला है, दूसरा सेगमेंट ये वाला है, तीसरा सेगमेंट ऐसा है सर्कुलर वाला, और चौथा सेगमेंट ये वाला सर्कुलर। ये दोनों हमारा स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन जिसमें करंट इधर है, और ये वाला भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसमें करंट कुछ ऐसा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों सर्कुलर आर्क है, ठीक है। तो इसके कारण से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, तो जब भी ये चैप्टर में हर एक चीज को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेगमेंट है ये वाला, अगर मैं यहाँ पे नाम दूं सबका, तो देखो ए, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो एक वायर ये होगा जो कैसा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और कैसा है फाइनाइट, इसका एंड हमें दिख रहा है, ठीक। दूसरा कैसा है ये वाला पार्ट, ये कैसा है सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस b है, ठीक है, और ये एंगल दिया गया है यहाँ पे, इस एंगल को हम दे देते हैं अल्फा। ये जो पूरा एंगल बन रहा है यहाँ पे वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर जो सर्कुलर आर्क है ए बी, उसके लिए रेडियस b है और एंगल कितना सबटेंड किया है वो सेंटर पे अल्फा। ये वाला वायर कैसा है, b से c वाला वायर कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और नेक्स्ट जो वायर है c से d वो कैसा है, सर्कुलर आर्क। तो हम हर एक सेगमेंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसको वेक्टर एडिशन करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और हर एक सेगमेंट के कारण से जो हमें निकालना है वो कहां पे निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर, ठीक है। ए बी वायर कैसा है, देखो ए बी वाला वायर ऐसा कुछ है, ए से बी करंट जा रहा है, ठीक है, और उसके लिए हमें क्या पता है, ये दिख गया ना सर्कुलर आर्क है, जो ए बी वायर वो कैसा है, सर्कुलर आर्क है। और सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव कराया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर अल्फा, यही होता है सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला। अब देखो करंट इसमें कितना जा रहा है, आई, अल्फा कितना होगा, तो अल्फा अल्फा के इक्वल ही दिया गया, मतलब एंगल यहाँ पे अल्फा ही दिया गया,
तो अल्फा रहने देंगे। और रेडियस कितना है, ये जो ए बी सर्कुलर आर्क है इसके लिए रेडियस क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है बी, तो रेडियस कितना है इसके लिए बी। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हुआ। और अगर हम डायरेक्शन का बात करें तो सबसे इजी तरीका मैं क्या बताया हूं, जब भी सर्कुलर आर्क आए हम दिमाग में कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो यहाँ पे हमें करंट का डायरेक्शन पता है, कैसे कर्ल ऑफ द फिंगर इधर जाना चाहिए, देखो ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर के डायरेक्शन में होगा। तो अंदर को हम कैसे लिखते हैं, इनवर्ड को क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो ये वाला क्रॉस हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ए बी वायर के कारण से आया है। अब अगर हम दूसरा देखना चाहें तो दूसरा कैसा होगा, जो दूसरा वायर है वो वाला ए बी हमने देख लिया ऐसा, अब बी से सी देखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी वायर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है इसमें, जो बीसी वायर है इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो सेंटर पे मिल जाएगा, ऐसा इस फिगर में दिखा रहा है। थोड़ा सा मतलब ऐसे देखें तो यहां से अगर एक वायर को भेजेंगे तो वो सीधा ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो जो बीसी वायर है उसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो वो कहां पे मिलेगा, सेंटर पे मिल जाएगा। तो इस वाले को नोट करके चाहो तो कहीं पे लिख सकते हो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर पे जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसी वायर पे कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो ये वायर है और इसी पे वो पॉइंट है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इस वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, यहाँ पे निकालो यहाँ निकालो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट उसी वायर पे अगर वो पॉइंट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और वो तुम देख सकते हो जो बीसी वायर है उसमें ये वाला ही आगे बढ़ गया, क्यों जीरो होता है वो भी बता देता हूँ। देखो करंट का डायरेक्शन तो हम यही लेंगे डीएल, ठीक है, और जो आर पॉइंट है वो यहीं पे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। और याद करो बायट सेवर्ट लो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन जीरो, और साइन जीरो होते जीरो, सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हम याद रखेंगे, किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण से अगर उसी वाले वायर पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। तो ड्यू टू बीसी वायर कितना आएगा, जीरो आएगा। अब हम देखेंगे सीडी वायर के कारण से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सीडी वायर। अब देखो सीडी वायर कैसा है, आर्क दिख रहा है, आर्क के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, रेडियस, ए रेडियस दिया गया है और एंगल कितना दिया गया, अल्फा। अगर मैं ये फॉर्मूला फिर से यूज करूं, म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई आर, तो ये यूज कर सकता हूं। और देखो इसके लिए मैं ये भी लिख दे रहा हूं, बी कितना आएगा वो बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इस वाले के लिए आता म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, जो पहला वाला ए बी वायर था इसके लिए रेडियस कितना था, बी, और अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड, ठीक है। और इसके लिए जीरो आ चुका है, इस वाले के लिए देखे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, ये जो सीडी वायर है इस सीडी वायर के लिए रेडियस क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए, ये वाला आ गया। अब इसमें डायरेक्शन देखना है, देखो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाए उसमें डायरेक्शन नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो डायरेक्शन वो नहीं हो, उससे मतलब नहीं। जो थर्ड वाला है सीडी वायर, इस सीडी वायर के कारण से हमने मैग्नीट्यूड देख लिया। अब अगर डायरेक्शन देखें तो कर्ल ऑफ द फिंगर कुछ ऐसा होगा, देखो कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे गया, करंट ऐसा गया था, कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसा, तो थंब तुम्हारे डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्या होगा, आउटवर्ड, और आउटवर्ड को कैसे हम डिनोट करते हैं, डॉट से। तो ये थर्ड वाला हो गया। अब एडी वायर को देखो, एडी वायर वैसा ही है जैसा ये था, इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो सेंटर उसी पॉइंट पे आ जाएगा, तो एडी वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम बी नेट यहाँ पे लिख रहे हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड बाय इंडिविजुअल वायर्स, जो भी वायर्स है इनके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसका वेक्टर एडिशन। तो ये दो तो जीरो हो चुका है, इन दोनों का एडिशन करना है। देखो एक का डायरेक्शन अंदर है और दूसरे का बाहर, तो ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि अंदर को अगर नेगेटिव लेंगे और बाहर को पॉजिटिव तो ओवरऑल क्या होगा, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, बी ए बी प्लस बी सी डी आएगा। और बी ए बी कितना है, अगर मैं नेगेटिव को इनवर्ड लूं तो बी कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट आई अल्फा 4 पाई बी, ठीक है, और माइनस साइन आएगा किसके कारण से, इनवर्ड के कारण से, और ये क्या है, आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या लेंगे, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई
अपॉन 4 पाई, अल्फा कॉमन होगा, 1/a पॉजिटिव है माइनस 1/b, ठीक है, ये आंसर होगा बी नेट का। किसी को फिर से समझना हो तो बोल दो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो आएगा हर एक सेगमेंट को अलग अलग करके देखना है। अगर सारा सर्कल आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो वैसा भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्क्वायर का यूज किया गया, और देखो find net magnetic field at center। हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पे, सेंटर पे बताना है, ठीक है। करंट यहाँ से आई एंटर हुआ। अब देखो करंट को कितना रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, स्क्वायर लूप है ये, इधर भी जाएगा करंट और इधर भी जाएगा। अब एकदम सिमेट्री दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि ये वायर जितना है वही सारा होगा, स्क्वायर है तो सारा वायर सेम है। तो अगर करंट आई आया तो इसमें कितना जाएगा, I/2 जाएगा, और इस वाले में करंट कितना जाएगा, I/2 जाएगा, ठीक है। I/2 करंट यहाँ आएगा, इसको एक ही रास्ता हुआ तो इसमें भी कितना जाएगा, I/2 जाएगा, और इस वाले में कितना जाएगा, I/2 जाएगा। तो सारे वायर्स में हमें करंट का तो पता चल गया कि हर एक में करंट कितना जा रहा है, I/2, और ये उसका सेंटर है, और यहाँ से करंट बाहर निकल गया फिर से कितना, I। तो पहले तो हमें ये समझना है कि करंट यहाँ से अगर एंटर हुआ है, देखो लूप में जो करंट फ्लो होता है और इसमें थोड़ा सा अंतर है। जो लूप में करंट फ्लो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और सब वायर्स में सेम करंट फ्लो होता है, और ये घूमते रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर है, यहाँ से करंट गया है, इसमें बटा है और फिर अंदर से निकल चुका है, ठीक है। और कहाँ गया है उससे मतलब नहीं, हमें तो बस देखना है कि यहाँ पे I/2 करंट गया, इस वाले में I/2, इस वाले में I/2, और इस वाले में I/2, और यहाँ से बाहर निकल चुका है। और हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पे, सेंटर पे बताना है। तो सेंटर के लिए जरा हम ध्यान से देखें, तो जो लोग लास्ट क्लास देखे थे उसमें देखो ये वाला डिस्टेंस कितना आया था, ये वाला डिस्टेंस, अगर ये टोटल a है तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, a/2। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम सारे के कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन कैसा होगा। तो मैं इस वायर को देख रहा हूँ, सबका नाम दे देता हूँ, ABC, और ये D वाला वायर, AB वायर कैसे, ऐसे, और इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे देखो ये वायर भी है और ये पॉइंट है, तो इस वाले में हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम। तो देखो थंब किधर गया, इधर, और पाम किधर गया, नीचे, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक ये पाम क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक।
तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। ए बी वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया। अब हम देखें बीसी वायर के कारण से, तो बीसी वायर कुछ ऐसा है और ओ पॉइंट हमारा इधर था, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले वायर के कारण से अंदर, इस वाले वायर के कारण से अंदर। अब ये वाला वायर देखते हैं, इस वाले वायर में तो करंट ऐसे जा रहा था और इसमें ऐसे, तो करंट ऐसे और हमारा थंब ऐसे जाना चाहिए, ऐसा कुछ। तो परपेंडिकुलर टू पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट ऐसे गया, पाम हमारा ओ पॉइंट के इधर गया और ओ पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एडी वायर के कारण से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, बाहर। इन दोनों के कारण से अंदर आया था, इस वाले वायर के कारण से बाहर आया। अब ये वाला चेक करते हैं, ऐसा कुछ ऐसा जाएगा और पाम यहाँ पे पहुंच गया ओ पॉइंट पे और परपेंडिकुलर टू पाम विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो सीडी वायर है इसके कारण से भी बाहर, एडी वायर के कारण से भी बाहर और इन दोनों के कारण से अंदर है। तो सारे डायरेक्शन समझ में आ गया, पहले बताओ सभी को। मैं लेक्चर स्टार्ट होने से पहले भी बोला था इस चैप्टर में, जिसको जो भी दिक्कत होगा यहाँ पे शर्माने को कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो पूछना हो पूछ सकते हैं। और समझ में नहीं आया तो बोल देना, क्योंकि ये वाला चैप्टर हर एक चैप्टर से अलग है, बहुत ज्यादा डायरेक्शन देखना है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी यूज करना है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है बाकी चैप्टर्स के अलावा। अब तुम्हें ऐसा लग सकता है कि 11 से डिफिकल्ट होगा, तो बिल्कुल 11 से डिफिकल्ट है 12th का फिजिक्स, तो वो बात तो लगेगा नहीं कि जो 11th में थे वो वाला थोड़ा इजी पोर्शन था, 12th में थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम सारे के कारण से डायरेक्शन देख चुके हैं। ए बी वायर के कारण से इनवर्ड है, जो बीसी वायर है उसके कारण से भी इनवर्ड है, जो सीडी वायर है उसके कारण से आउटवर्ड और जो एडी वायर है उसके कारण से भी आउटवर्ड है। अब हम डायरेक्शन तो देख लिए, अब मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। ए बी वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार फिगर बना देता हूं, ठीक है। और पहले ए बी वायर देखते हैं। ये वाला डिस्टेंस a/2 होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां से हमें 2 पॉइंट देखना होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका आ गया, ए बी वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये कौन सा टॉपिक हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। और उसके लिए बी ए बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, देखो यहाँ से बी ए बी कितना लिखेंगे, μ0I अपॉन 4πd, 4πr लिखवाया था वहां पे, μ0I अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और ऐसे हर एक वायर में लगाना है। अभी तो हम पहले तो सीख रहे हैं ए बी वायर में कैसे होगा। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन भी मैं कराया था जिसमें मैं बताया था कि यहाँ का एंगल कितना कितना होगा स्क्वायर के समय में, और वैसे ही ये वाला भी क्वेश्चन होगा। तो चूंकि देखें यहाँ से यहाँ एक फाइनाइट वायर हो गया, इसका एंड पॉइंट हमें दिख रहा है, तो एंड पॉइंट से जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो कितना एंगल बना रहा है वो देखना होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो देखें तो ये 90 डिग्री है और ये वाला 45 होगा, क्योंकि टोटल 90 होता है और बीच से कोई लाइन गया तो 45, मतलब ये वाला भी एंगल 45 और ये वाला भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो μ0I अपॉन 4π, r मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू द पॉइंट, कितना है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस कितना होगा a/2, क्योंकि ये टोटल कितना है a, तो ये वाला पार्ट a/2, तो यहाँ लिखना होगा a/2। और देखो जरा इसमें करंट कितना जा रहा है I/2, तो करंट का वैल्यू कितना लिखेंगे I/2। और साइन थीटा 1 कितना है यहाँ पे देखो 45 और थीटा 2 भी कितना है 45। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा 1 की जगह लिख सकते हैं 1/√2 और साइन थीटा 2 की जगह भी लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बी ए बी μ0I अपॉन 4πa और साथ में 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया 2/√2। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी वायर आया है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इस वायर के कारण से भी सेम आएगा, क्योंकि सब कुछ तो सेम है। ये वाला चीज यहाँ पे लिखोगे पूरा फॉर्मूला सेम लगेगा, आंसर भी सेम आएगा। बस ये बात ध्यान रखना है कि इसके कारण से डायरेक्शन क्या आया था इनवर्ड, और इसके कारण से भी डायरेक्शन इनवर्ड, और ये दोनों वायर के कारण से डायरेक्शन क्या था आउटवर्ड। तो हमने बी ए बी बता दिया। अब बी बी सी देखेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा,
और डायरेक्शन भी क्या आएगा, इनवर्ट आएगा। अब ये वाला देखें, अगर मैं इस पूरे को x बोल दूं, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या आया, x इनवर्ट, इस वाले के कारण से भी क्या आएगा, x इनवर्ट, ठीक है। इस वाले वायर के कारण से मैग्नेटिक फील्ड तो x आएगा, क्योंकि हमने x पूरा देख लिया ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या आया था, आउटवर्ड। इस वाले वायर के कारण से डायरेक्शन आउटवर्ड और इस वाले वायर के कारण से भी आउटवर्ड। तो इसके नीचे तुम लोग लिखना बी नेट। बी नेट क्या होगा, बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी ए, ठीक है। और ये बी ए बी मैं मान रहा हूं एक्स, तो एक्स का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, तो एक्स आएगा इनवर्ट, तो माइनस एक्स लिखना होगा। ये वाले वायर के कारण से भी एक्स आएगा, लेकिन अंदर आएगा तो माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। और इस वाले वायर के कारण से देखें, सीडी वायर, जो सीडी वायर है उसके कारण से आउटवर्ड, तो आउटवर्ड में प्लस एक्स लिखेंगे। एक्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है यही एक्स है, ठीक है। मैं छोटा लिखने के लिए एक्स लिखा हूं, बाकी सारा चीज सेम है। चाहो तो तुम इसको अल्फा भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है, तो अल्फा लिख सकते हो इसको। ये माइनस अल्फा, ये भी माइनस अल्फा, इस वाले के कारण से अल्फा, इस वाले के कारण से अल्फा, तो ये दो अल्फा नेगेटिव में है और दो पॉजिटिव में। नेट क्या आ जाएगा इसके कारण से, जीरो, तो बी नेट क्या आने वाला है, जीरो। किसी को डाउट है तो पूछो।